हेलो एंड वेलकम यू ऑल इन यूथ अकेडमी। आप सभी का स्वागत है यूथ अकेडमी चैनल में। सो दिस इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ आर इग्नू जून टी 2026 क्वेश्चन आंसर सीरीज. So this is are going to be our MPSC 6 the peace and conflict studies. ठीक है, बेसिकली इन दिस क्लास में वी विल लुक अपॉन द MPS मास्टर ऑफ आर्ट्स पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स पेपर ऑफ MPSC 6. Right, in this class we will be looking upon the peace and conflict studies, how peace basically, how the peace basically being built among the the war nations, or in the through the ways of conciliation, negotiation, management, right, dialogue, diplomacy. So we will look upon this. So this is going to be our most important question and answers IGNOU June T 2026 पेपर के लिए. ठीक है, सो बेसिकली इट इज़ बेसिकली एनालिसिस क्वेश्चन एंड आंसर पार्ट. सो इसमें हम क्या क्या जानेंगे एज जो हमारी क्लास का रिचुअल होता है, व्हाट वी थिंक्स बेसिकली व्हाट आर द टारगेट्स विल लुक इन दिस क्लास. सो in this class we first look the targets or what going to be our goals, right? Goals. So in this class first it is a PYQ basis analysis class since what June 2024. ठीक है, तो बेसिकली इट इज़ द समराइजेशन ऑफ 2 years PYQ. तो हमने जो बेसिकली 2 year के PYQ को एनालिसिस करते हो हमने टॉप 10 यू कैन से, क्योंकि पेपर में 10 क्वेश्चंस आते हैं एंड यू हैव टू डू द 5 क्वेश्चंस, राइट. सो हमने टॉप 10 क्वेश्चंस निकाले हैं PYQs को माइंड में रखते हुए. तो PYQ बेसिकली एक हमारा बिल्डिंग ब्लॉक हो जाता है. सिलेबस इज येस वी नो दैट द हाउ द सिलेबस इज बीइंग मेड एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बट PYQs मेड यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द टॉपिक्स बेसिकली एग्जामिनर इज फोकसिंग ऑन, राइट. तो इग्नू के एग्जामिनर किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि सिलेबस का हर टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं होता दैट मच. वी हैव टू सेट आवर प्रायोरिटीज एंड हाई प्रायोरिटीज एंड लो प्रायोरिटीज एरियाज नीड टू बी अंडरस्टैंड. So in the point of that, so we have to first understand the mindset of the examiner. तो mindset हम किस आधार पे चेक करेंगे, तो इट इज़ बेसिकली अ PYQ, राइट. तो PYQ के आधार पे हमने देखा 2 सालों में कौन कौन से क्वेश्चन बहुत रिपीटेटिव हैं, कंटिन्यूस फॉर्म में आ रहे, कौन कौन से टॉपिक्स है, कौन कौन से बेसिकली एरियाज है जिसमें एग्जामिनर फोकस कर रहा है. तो वी टुक दैट क्वेश्चन, राइट, एंड वी ऑल्सो गिव यू अ वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर. तो वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर मैंने दिया है, ठीक है. इसमें हम क्या देखेंगे, 3 पार्ट, इंट्रो, बॉडी को हम कैसे बनाएंगे विद हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स, राइट, एंड देन कंक्लूजन. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हाउ दिस क्लास इज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर क्लास विच इज़ अवेलेबल इन यूट्यूब, राइट दैट. तो इस क्लास में हम क्या करेंगे ना, ये देखिए, कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग की क्लास है, बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस स्टडीज़ की क्लास है. तो यू हैव टू बी वेल readed person. In what way? You have to be give a well or relevant and current examples in it, right? तो जब आप relevant examples देते हैं with तो the arguments basically आप point body जब लिखते हैं उसमें आप हर एक पॉइंट लिखते हैं, हर पॉइंट को अपना इलोबरेट करते हैं. दैन with the elaboration of that point you have to give the relevant and correct examples, because it is basically political science exam. Political science is a dynamic subject like a sociology, right. तो sociology में भी society is basically changing over time and space, and same goes with the political science and international, if we talk about that. And on the top of it, peace and conflict studies need to be understand on the point of view of the current examples, relevant topics, international scenarios, what the global politics, world order is taking place. तो basically if we took the example of it, how देखिए न्यूज़पेपर में भी आज अगर न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं तो उसमें ऐसे बताया जाता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में हमने पढ़ा होगा. उसमें हमने देखा जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया गया तो कितना प्राइस इंस्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी देखने को मिला इंडिया में. तो हम कैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे डिपेंडेंट है, कैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर्शियन गल्फ एंड इंडियन ओशन को कनेक्ट करता है, राइट. तो दीज आर द करेंट एग्जाम्पल विच इज़ बेसिकली ये जून अभी आज के ही पेपर में आया था, 25 जून 2026 के पेपर में, ठीक है.
और ये इट इज़ ऑल्सो कम इन राइट 25 जून, अच्छा 26 जून एंड 25 जून, अच्छा बेसिकली टुडे 26 तारीख राइट, तो 26 नहीं ये 25 जून के पेपर में आया था, ठीक है। साथ ही साथ आप देखेंगे जो ये करंट एग्जाम्पल्स इंटरनेशनल रिलेशन में देखेंगे कि दो कंट्रीज जब आपस में लड़ती है तो कैसे इंडिया पे उनका इम्पैक्ट पड़ता है। तो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू कीप इन द माइंड। तो इस क्लास में हम जो एक वैल्यू एडिशन हमारा मटेरियल रहता है, ये हमारी इस क्लास का रिचुअल ही है। हर क्लास का रिचुअल होता है कि हम लास्ट में आपको वैल्यू एडिशन देते हैं। वैल्यू एडिशन इन टर्म्स ऑफ इंपॉर्टेंट थिंकर जो इसमें आप लिख सकते हैं। आपको पूरा सिलेबस पढ़ने की ज़रूरत नहीं, हम आपको पूरा ही इसमें दे देते हैं। थिंकर्स के साथ उनके स्टेट द फोकस एरियाज और यू कैन से स्टडी एरियाज जिसमें उन्होंने बेसिकली फोकस किया है ज़्यादा। विद दैट देखिए on the top of it we also give the examples. You don't have to read the current affairs. Basically I read the current affair for you and you just need to look this PDF part. It's just a one page, right? One page enough for you, and with also that high priority topics also given in this, right? So these are the things. तो if we talk about the, देखिए हमने कॉम्प्ली बताया, साथ ही साथ इसमें आपको थिंकर्स मिलेंगे, कीवर्ड्स मिलेंगे, कंटेंट इंपॉर्टेंट कंटेंट जो होगा, कोटेशंस मिलेंगे टू मेक योर आंसर मोर आर्गुमेंटेटिव एंड वेल रेड, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें ही आपको ये वैल्यू एडिशन तो मिल ही रहा है प्लस एग्जाम्पल्स, ठीक है, एग्जाम्पल्स मिलेंगे। तो दिस आर द बेसिकली आउटलुक ऑफ आवर क्लास। सो हाउ वी प्रोसीड विद इट, तो हम क्वेश्चन 1 to लेके 10 तक करेंगे। मेरा ज़्यादा फोकस एरिया 1 to 2 में रहेगा, ठीक है, क्योंकि टॉप 5 क्वेश्चंस मोर रिपीटेटिव मैं ऐसे अरेंज वाइज करती हूँ, तो जो सबसे ज़्यादा पूछा गया वो टॉप पे रहता है, राइट। फिर वो उसकी प्रायोरिटी कम होती रहती है, बट दैट नॉट मीन दैट ये वो आएंगे ही, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। और जो मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करूँगी वो 360 डिग्री हॉलिस्टिक वे में होगा, राइट। 360 डिग्री कवरेज करेगा वो आपके सिलेबस को। एंड यू जस्ट trust on this PDF and trust on me. You are going to be a fantastic class for you. Okay, without wasting any time, let's get to our question number 1. So section 1. So basically it is question number 1. ठीक है, तो इसमें पूछा है व्हाट इज पीस। बेसिकली पूछ रहा है पीस रिसर्च क्या होता है, डिस्कस इट्स रेवोल्यूशन, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस। तो जब आपकी बॉडी बनेगी, ठीक है, तो बॉडी भी आपकी इसी वे में पड़ेगी, इवोल्यूशन ऑफ पीस रिसर्च, इवोल्यूशन ऑफ पीस रिसर्च, देन स्कोप ऑफ पीस रिसर्च, राइट, एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ पीस रिसर्च। तो आपके ऐसे थ्री सब हेडिंग्स बनेंगी एंड हेडिंग्स बनेंगी एंड देन सब हेडिंग्स में you have to give the explanation, little bit explanation with examples, and if you have the quotation you can just give the quotation and you have to mention one thinker at least in each and every argument. तो these are the basically blueprint of your answer writing. तो यहाँ पर देखिए आप एक आर्गुमेंट है, बेसिकली एक टॉपिक लिखा, एक आर्गुमेंट के बीच में इसमें बेसिकली एक हेडिंग है, इसमें आप 3-4 सब हेडिंग्स देंगे, राइट। तो 3-4 सब हेडिंग में कम से कम आपको एक थिंकर तो मेंशन करना ही है, मिनिमम लेवल है। वर्थ कोटेशन इफ यू हैव देन वेल रेड, वरना आप छोड़ सकते हैं एक एग्जाम्पल। ईच एंड एवरी सब टॉपिक्स में आपको एग्जाम्पल्स देने। तो दीज आर द ब्लूप्रिंट एंड देन कंक्लूजन है, तो आप कंक्लूजन लिखना है, ऐसे लिखना है, बहुत ही यूनिवर्सल वे में होना चाहिए, वे फॉरवर्ड होना चाहिए। कोई सॉल्यूशन दे रहे हैं तो आप सॉल्यूशन दे सकते हैं उसमें, राइट। उससे पहले आप क्रिटिकल इवैल्यूएशन है तो यू कैन जस्ट राइट इट डाउन देयर आल्सो। सो दीज आर द थिंग्स, लेट्स प्रोसीड विद आवर आंसर राइटिंग। तो हमने देख लिया पीस रिसर्च के बारे में पूछा, तो इंट्रो में यू जस्ट डिफाइन द व्हाट इज पीस रिसर्च, ठीक है। देखिए पीस रिसर्च एक सिस्टमैटिक साइंटिफिक स्टडी है, एवरीवन नो दैट, जिसमें हम पीस, कॉन्फ्लिक्ट, वायलेंस एंड मीन्स ऑफ अचीविंग जस्ट एंड सस्टेनेबल पीस की बात करते हैं। तो आपको एक कीवर्ड याद रखना है, सस्टेनेबल पीस। सस्टेनेबल पीस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिकली जब ये आप अपने आंसर में लिखेंगे, जिससे आपको पता पड़ेगा कि आप फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव से भी आंसर लिख रहे हैं, राइट। तो ये हो गया, सीक नॉट टू जस्ट अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ द वॉर बट ऑल्सो, मतलब ये आइडेंटिफाई करता है प्रैक्टिकल वेज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग वायलेंस। जो बेसिकली प्रैक्टिकल वेज कहाँ है जहाँ से वायलेंस को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं पीसफुल को एग्जिस्टेंस, राइट। तो जिससे भी हमारे इंडियन फॉरेन पॉलिसी हम पढ़ते हैं, उसमें भी तो हम पढ़ते हैं पंक्चुअल एग्रीमेंट, जिसमें म्यूचुअल इंटरेस्ट, म्यूचुअल कोऑपरेशन, म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस, म्यूचुअल सोवरेनिटी की बात करते हैं, रिस्पेक्ट द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ टेरिटरीज। तो पंक्चुअल की भी बात है। साथ ही इंडियन फॉरेन पॉलिसीज में आप देखते हैं हाउ वी बेसिकली नेगोशिएट आवरसेल्फ, राइट, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व करते हैं, पीस बिल्डिंग को कैसे करते हैं, मैनेजमेंट कैसे प्रोवाइड करते हैं।
तो दीज आर द थिंग्स वी बेसिकली लुक इन दिस क्लास। आप इसको देखेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होगा, ठीक है। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू जोहान गाल्टन, ये पूरे पेपर में आपका एक सबसे इंपॉर्टेंट राइटर हो जाएगा, थिंकर हो जाएगा जोहान गाल्टन। तो आपको उसको याद करना ही करना है। देखिए, मैं आपको फर्स्ट थिंकर दे रही हूँ थिंकर की लिस्ट में, ये वैसे आपको वैल्यू एडिशन में भी मिल जाएगा, जोहान गाल्टन। आपको जोहान याद भी रहेगा, यू जस्ट राइट द गाल्टन वर्ड बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंकर इन होल द पेपर, राइट। एंड होल पेपर में आप इसको जस्ट यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज है, बेसिकली इट इज ऑल ड्रिवन बाय द जोहान गाल्टन। उसकी हम साथ ही साथ ही ऑल्सो गिव द सम मॉडल्स और थ्योरीज टू स्टडी द दिस पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, राइट। तो ही रिगार्डेड एज द फादर ऑफ पीस स्टडीज। जब हम पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज पढ़ ही रहे हैं, तो बेसिकली फादर ऑफ पीस स्टडीज, तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन में जस्ट राइट हिज नेम एंड बेसिकली इज गोइंग टू बी अ बेसिकली आपको वेल रेटेड आंसर भी रहेगा, क्योंकि आप एक थिंकर मेंशन कर ही रहे हैं, ठीक है। जोहान गाल्टन इज द टॉप वन थिंकर, यू हैव टू जस्ट राइट इट डाउन हिज नेम एंड लर्न इट। तो उन्होंने क्या कहा, पीस इज नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ वॉर, ठीक है, बट द एब्सेंस ऑफ वायलेंस इन ऑल इट्स फॉर्म। ऑल इट्स फॉर्म, इस वायलेंस किस फॉर्म में होते हैं, हम वायलेंस के फॉर्म्स पढ़ेंगे, जैसे कि हम बात करें फिजिकल वायलेंस, स्ट्रक्चरल वायलेंस and cultural violence. These are the forms of violence, physical, structure and cultural. So this is also basically given by the Galton. Galton की basically structure violence में ही Galton की एक थ्योरी है ABC मॉडल, जिसको हम कॉन्फ्लिक्ट ट्रायंगल भी बोलते हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट ट्रायंगल बेसिकली अ मॉडल गिवन बाय द गाल्टन इटसेल्फ, एंड दीज आर द बेसिकली टाइप ऑफ वायलेंस विच इज बेसिकली ऑल फॉर्म्स ऑफ वायलेंस का है ना, इसमें टाइप ऑफ वायलेंस which is basically is given by the जोहान गाल्टन itself, ठीक है। तो हम देख लिया, एक कोटेशन हमने डाल दी। कोटेशन ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जितना भी आपको कंटेंट मिलेगा वो इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आप उसी कंटेंट को थ्रू आउट द पेपर यूज कर सकते हैं, ठीक है। द पीस रिसर्च गोज बियॉन्ड द मिलिट्री इशूज, एड्रेस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कल्चरल डायमेंशन ऑफ पीस। बिल्कुल हॉलिस्टिक एंड मल्टी डायमेंशनल अप्रोच से हम लिख रहे हैं आंसर। इवोल्यूशन ऑफ पीस रिसर्च, मैंने आपको कहा आपका हेडिंग ही होगा इवोल्यूशन, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पीस रिसर्च, राइट। तो फर्स्ट है हमारा इवोल्यूशन ऑफ पीस रिसर्च। देखते हैं कहाँ से हमारा इवोल्यूशन हुआ पीस रिसर्च में। देखिए, इवोल्यूशन में हम बात करेंगे ट्रेस बैक थ्रू द फॉलोइंग फेजेस। पहले ट्रेडिशनल फेज की बात करा, ये हमारा सब हेडिंग है, दिस इज द हेडिंग, इट इज द मेन हेडिंग पार्ट, हेडिंग है, ठीक है। उसका सब हेडिंग ये है हमारा, हेडिंग है, हेडिंग हमारा हेडिंग है ये हमारा इवोल्यूशन ऑफ पीस रिसर्च। उसका सब हेडिंग है ट्रेडिशनल फेज। अब ट्रेडिशनल फेज पे देखेंगे कैसे इवोल्यूशन हुआ था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले पीस वॉज व्यूड मेनली एज एब्सेंस ऑफ वॉर। वहाँ पर गाल्टन ने भी बोला था, पीस इज नॉट जस्ट एब्सेंस ऑफ वॉर, इट इज एब्सेंस ऑफ ऑल काइंड ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ द वायलेंसेस, राइट। बट ट्रेडिशनल फेज में जब बिफोर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था, तो उससे पहले जो पीस को देखा जाता था एज जस्ट एब्सेंस ऑफ वॉर की तरह देखा जाता था। फिर स्कॉलर फोकस ऑन डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल लॉज एंड बैलेंस ऑफ पावर। और फोकस का भी जो ये अब देखिए सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी की बात होती है, बेसिकली इट इज नॉट द ट्रेडिशनल फेज, इट इज आफ्टर द ट्रेडिशनल फेज ऑफ वायलेंस, ठीक है। पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड फेज, तो बेसिकली फर्स्ट फेज में तो हमने ना बिफोर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, आफ्टर द पोस्ट मतलब आफ्टर एंड प्री, यू जस्ट राइट द प्री वर्ल्ड वॉर सेकेंड, और बट इट इज मोर सुटेबल टू राइट द ट्रेडिशनल फेज। तो इसमें क्या है, डिवास्टेशन हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 में, ठीक है, जिससे इमरजेंस ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स आ गए थे, क्रिएटेड द नीड फॉर सिस्टमेटिक पीस स्टडीज। न्यूक्लियर वेपन, प्लोरिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, राइट है, वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन था, रिस्ट्रिक्शन ऑन द प्लोरिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, CBT की बात करते हैं आप। तो दीज आर द थिंग्स आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। दिस पीस रिसर्च एमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट एकेडमिक डिसिप्लिन। जैसे हम बात करते हैं ना, यूरोपियन रेवोल्यूशन, एनलाइटनमेंट, रेनेसा, rationality, scientific imperialism, these are the emergence of the sociology as a discipline। हम ऐसे पढ़ते हैं ना sociology as a discipline। तो बेसिकली जब हम ऐसा कोई, इसमें आप फ्रेंच रेवोल्यूशन भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो these are the things basically which basically is basically become a root cause
for emergence of any kind of discipline or any subject matter. So sociology become as a subject matter to study the society, because these all things basically making the dynamic change in the society. मतलब कंजर्वेटिव सोसाइटी में क्या रेडिकल चेंजेस आए थे, बिकॉज ऑफ दीज ऑल थिंग्स लेड टू द इमरजेंस ऑफ द सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन, क्योंकि वी get the ideas of how to understand the society, because society is changing. If society didn't change, we don't get the discipline like a sociology. Same goes with anthropology, history, political science. Political science is a very dynamic subject. History is more dependent on the past, right? Sociology is also a dynamic subject. Anthropology interlink between the past and the, also say the future and present part, because anthropology also lead with the genetics, scientific biology, biotechnology, nanotechnology, genetic parts, right? These are the things also associated with the each and every discipline. So institutional development, after when we got our national commissions, United Nations, these all things when we get, so it's become a institutional development. Institutional development मतलब जब हमें इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे अपने ऑर्गेनाइजेशन मिलने लगे थे जिससे हम पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज कर सकते थे, ठीक है। तो 1959 में जोहान गल्टून इस्टेब्लिश पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ओस्लो, ठीक है। उसमें उन्होंने किया था स्कॉलर्स एज अ केनेथ बॉल्डिंग, ये बेसिकली आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जोहान बॉर्टन, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको मैं टर्म्स ऑफ थिंकर्स बताऊंगी। बेसिकली दिस थिंकर्स बेसिकली बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर दिस राइटिंग पार्ट, ठीक है। एंड द कंटेम्प्रेरी फेज, ठीक है। कंटेम्प्रेरी फेज में बेसिकली यू जस्ट नो दैट मॉडर्न फेज, to just write it down, the piece expanded include the human security, environmental, it even include the environmental security, gender justice, sustainable development and the human rights, right? अब हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ रिसर्च। पहले हमने पढ़ा था इवोल्यूशन ऑफ द रिसर्च, पीस रिसर्च, एंड राइट आफ्टर इट वी हैव टू लर्न अबाउट द स्कोप ऑफ रिसर्च। तो स्कोप इज ब्रॉडन एंड इंटरडिसिप्लिनरी है, हमने जाना क्यों है। स्टडी ऑफ वॉर, कॉन्फ्लिक्ट एंड वायलेंसेस की बात होती है। डायरेक्ट स्ट्रक्चरल एंड कल्चरल वायलेंसेस होते हैं। आई ऑलरेडी टॉक अबाउट द फॉर्म्स ऑफ वायलेंसेस। कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन, मैनेजमेंट, रेजोल्यूशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है। दीज आर द बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन वाला पार्ट, मैनेजमेंट वाला पार्ट। ह्यूमन सिक्योरिटी एंड ह्यूमन राइट्स की बात होती है। डिसआर्मामेंट एंड द आर्म कंट्रोल, ये स्कोप हो रहा है। बेसिकली आप समझ रहे हैं स्कोप का मतलब क्या है यहाँ पर। इवोल्यूशन मतलब वो कैसे एक डिसिप्लिन बना, स्कोप मतलब उस डिसिप्लिन का कितना दायरा है, उसके दायरे में क्या क्या आता है। तो बेसिकली हम जब पीस एंड इसका पढ़ते हैं तो उसके दायरे में ह्यूमन सिक्योरिटी आती है, इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी आती है, जेंडर जस्टिस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ह्यूमन राइट्स एंड द ह्यूमन सिक्योरिटी की बात भी आती है। डिसआर्मामेंट, आर्म कंट्रोल्स की बात होती है, मिलिट्री डिफेंस को, जैसे वेपन एज अ मास डिस्ट्रक्शन पे भी हमारा प्रिवेंटेशन रहता है। पीस कीपिंग, पीस मेकिंग, पीस बिल्डिंग, तो ये देखिए पीस कीपिंग, पीस मेकिंग एंड पीस बिल्डिंग। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ग्लोबल गवर्नेंस की बात होती है। इंटरनेशनल डेवलपमेंट इश्यूज अफेक्टिंग पीस, ऑल द स्कोप्स विच इज बेसिकली कमिंग इन दिस हॉरिजॉन बेस्ड ऑन द पीस। जहाँ पर पीस वायलेट होगी और वहाँ पर जहाँ पर हमें एक वे भी लगेगा कॉज ऑफ वॉर क्यों हुआ, कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्यों, और वहाँ पर हमें एक सॉल्यूशन भी मिल रहा होगा। बेसिकली ऑल द डायमेंशंस केम इन द स्कोप ऑफ द पीस रिसर्च। तो बेसिकली हम कौन से दायरे पे अपनी रिसर्च रख सकते हैं। जब हम बात करते हैं सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी का क्या स्कोप है। सोशियोलॉजी का स्कोप पूरी सोसाइटी है। सोसाइटी में क्या सारे इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, फैमिली, फ्रेंड्स, पीयर ग्रुप्स, राइट, रेफरेंस ग्रुप्स। वी ऑल्सो टॉक अबाउट द stratification, prejudices, right, biases, patrilineal society, gotra marriages. We already discussed about it. So these are the scope of the sociology as a discipline. And when we read about the peace as a discipline, peace as a scope of the any subject research matter, तो it become all this, मतलब उनका दायरा कितना, उनकी टेरिटरी में कौन कौन से आइडियाज आ सकते हैं, सब्जेक्ट्स आ सकते हैं। तो सिग्निफिकेंस ऑफ द पीस मेकिंग, अब उसका सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंट क्यों है, हमें क्यों चाहिए कि हम पीस का रिसर्च करें, एंड उसका सिग्निफिकेंस यही आएगा कि वो इम्पोर्टेंस किस आधार पे है। तो बेसिकली आइडेंटिफाई द रूट कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस विच प्रिवेंटेड, जैसे कि पाकिस्तान और इंडिया का चलता ही रहता है वायलेंसेस ऑन द वेज ऑफ डिफरेंट मीन्स, कल्चरल, फिजिकल एंड स्ट्रक्चरल वे। तो बट वी हैव टू गो विद द रूट कॉज व्हाई इट हैपनिंग। We also went to the root cause because of the partition stuff. This came into existence. Same goes with China. China has expanding diplomacy power, right? He is basically wanted to be hegemonize the world after
जैसे USA hegemonize the world, China want to do that also. So these are the things related to why the basically peace came, conflict came into existence, and these are the root cause of it. So first we have to identify the root cause of any conflict and violence, right? Promote peaceful methods such as negotiation, meditation, dialogue, conciliation, and if you also talk about the neutrality का management, right? Contribution of policy making for conflict prevention, ठीक है? Supports human right and social justice को भी support करता है. We prevent the violence over there. Helps address contemporary challenges, terrorism, ethnic conflicts, refugee crisis, climate change, refugee crisis. आप रोहिंग्यास का देखते हैं, आप बांग्लादेश की साइड से इंडिया में आते हैं, वो रेफ्यूजी क्राइसिस हो जाता है. एथनिक कॉन्फ्लिक्ट में आप मैतेन कुकी का देखते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, जहाँ पर वहाँ पर एथनिक कॉन्फ्लिक्ट होते हैं. इफ यू टॉक अबाउट terrorism, non-state sponsored terrorism, state sponsored terrorism also took place. If we take the relevant example, Pulwama attack, Uri attack, these are the also form of the basically counterpart of the terrorism. Terrorism first involved in the not state terrorism get involved with India, and now India just giving back to what they need to be do, right? So encourage sustainable development and national cooperation करता है. As Kent Boulding observed, anything that threaten human survival become a subject of peace research. तो जो भी human survival को threaten करता है वो become the peace research, ठीक है? Conclusion आप दे सकते हैं बहुत ही though the contribution of Johan Galton, Kenneth Boulding and John Borton, yeah, just now write it down. You have to just learn this because they basically eventually weightage. They give the weightage of your answer and become more, when you write someone's important thinkers, important philosophers in your answer, you just give the credibility to your answer and credibility your argument. ठीक है? Peaceful, just and sustainable order है. ये देखिए, these are the keywords which need to be written in your these answers. Peace research, positive peace, negative peace. We will look upon the what is positive peace and negative peace. Structural violence, human peace building, disarmament, on social justice and sustainable peace, right? So these are the things. Second question, we came to the second question part. So if we, where is the, yes. So if we look upon the question number 2, it is elaborate the positive peace and the negative peace. ठीक है, हमें negative and positive peace में differentiation भी बताना है. Elaborate मतलब explain in terms of similarities and differences. ठीक है, and how they related to violence and how they cause the violence basically. ठीक है, the same you go with the positive and negative peace is a concept developed by the Johan Galtung. This because Johan Galtung is known as the father of the peace studies. ठीक है, तो उसका जस्ट नाम आप सारे क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं. Galtung revolutionized peace research by arguing that peace is more than mere absence of war. We already discussed about it. He emphasized society can be free from armed conflict yet remain unjust and unequal. देखिए, एक सोसाइटी में पीस होगा, स्टिल दे कांट बी जस्ट एंड दे जस्ट बी जस्ट एंड इक्वल. तो बेसिकली कह रहे हैं absence of war is just not create the peace. The harmonized society, absence of war with all the forms of opportunity, basic needs be fulfilled is basically all become a peace. ठीक है, तो as Galton stated, peace is absence of violence but the preservation of justice. यहाँ पर देखिए सेकेंड कोटेशन हमें मिलता है गाल्टन जी का. देखिए, पहले तो था कि peace is not just absence of war, it is basically all the forms of the violences, right? यहाँ पर बात हो रही है peace is not just absence of violence, ठीक है, but the presence of justice. यहाँ पर absence of violence and presence of the justice is the two contemporary part. Violence भी खत्म होना चाहिए, साथ में justice भी prevail होनी चाहिए. Positive peace and negative peace, two different dimensions of peace studies के close link to the nature of violence in the society. How the basically society में violence है कि negative में हम क्या बात करेंगे. Negative peace से ये नहीं कि क्या negative peace है क्या positive peace है. Negative peace का यहाँ पर मतलब होता है क्या society नहीं करने को दे रही है, क्या सोसाइटी प्रिवेंट करना चाह रही है, और पॉजिटिव पीस में क्या सोसाइटी प्रमोट करना चाह रही है. सोसाइटी कैसे, गवर्नमेंट, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन क्या प्रमोट करना चाह रही है और क्या सोसाइटी प्रिवेंट करना चाह रही है. नेगेटिव मतलब नॉट टू डू एंड पॉजिटिव मतलब टू डू. ठीक है, लेट्स लुक अपॉन दिस और मोर इन डिटेल. ठीक है, नेगेटिव पीस
refers to the absence of direct and physical violence such as war, terrorism, riot, armed forces. Characteristic यही है, absence of war and armed forces. Absence is a negative term. ठीक है, तो यहीं पे नेगेटिव पीस आ गया. ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, इट इज अ पॉजिटिव टर्म. टेम्परेरी फ्रेजाइल कंडीशन को भी एब्सेंस करना है. इनको बेसिकली लॉन्ग लास्टिंग पीस लाना है, लॉन्ग लास्टिंग पीस. ठीक है, फोकस ऑन स्टॉपिंग वायलेंस, स्टॉपिंग है, नेगेटिव है तो नेगेटिव पीस में जाएगा रादर देन एड्रेसिंग कॉजेस. ठीक है, तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेगेटिव इज व्हाट वी नॉट हैव टू डू इट, नॉट टू डू इट मतलब स्टेट इज प्रिवेंटिंग टू डू इट, बट पॉजिटिव इज स्टेट इज प्रोमोटिंग टू डू इट, राइट, प्रिवेंटिंग एंड प्रोमोटिंग. Example, ceasefire between the two hostile states may create negative peace because fighting stops but underlying the tension remains the unresolved. ठीक है, तो रूट कॉज पे नहीं जाता नेगेटिव पीस, पॉजिटिव पीस रूट कॉज पे जाता है. ठीक है, देखिए पॉजिटिव पीस रिफर्स द प्रेजेंस ऑफ सोशल जस्टिस. यहाँ पर प्रेजेंस की बात कर रहा है तो ये पॉजिटिव टर्म है. वहाँ एब्सेंस की बात कर रहा था वो नेगेटिव टर्म हो गया, इसलिए नेगेटिव एंड पॉजिटिव. इक्वालिटी, कॉपरेशन, ह्यूमन राइट्स, हार्मोनाइज द सोशल रिलेशंस और बेसिकली एलिमिनेट द स्ट्रक्चरल एंड कल्चरल वायलेंसेस को, प्रमोट सोशल एंड जस्टिस एंड इक्वालिटी, रिस्पेक्ट ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी, लॉन्ग टर्म एंड सस्टेनेबल पीस है. और नेगेटिव टर्म शॉर्ट टर्म होता है, वो लॉन्ग टर्म नहीं होता और रूट कॉज तक नहीं जाता है, बट ये रूट कॉज तक भी जाता है. तो दीज आर द थिंग्स. सोसाइटी वेयर सिटीजन्स एंजॉय इक्वल अपॉर्चुनिटीज, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, freedom from discrimination reflect positive peace. So what society is basically promoting to do it, right? क्या क्या promote कर रहा है वो? Equal opportunity promote कर रहा है, political participation, economic security, freedom. और what society not promoting to do it मतलब क्या prevent कर रहा है? Conflict, ethnic conflict, terrorism, war, riots, basically these are the things. ठीक है, तो यहाँ पर रिलेशनशिप बिटवीन द पीस एंड वायलेंस की भी बात हो रही है. डायरेक्ट देखिए यहाँ पर आपको फॉर्म ऑफ द वायलेंसेस लिखने पहले. दीज आर द थिंग्स. डायरेक्ट वायलेंस क्या होता है? फिजिकल हार्म सच एज वॉर, मर्डर, टेंशन, टेररिज्म, असॉल्ट. फिजिकली आप कर रहे हैं. एब्सेंस लीड टू नेगेटिव पीस, इसका एब्सेंस हो जाता है नेगेटिव पीस, प्रेजेंस हो जाएगा पॉजिटिव पीस. कल्चरल स्ट्रक्चरल वायलेंस में बेसिकली इनइक्वालिटीज एम्बेडेड इन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, एग्जाम्पल पॉवर्टी, डिस्क्रिमिनेशन जो स्ट्रक्चरली मतलब इन द सोसाइटी ही प्रेजेंट है. Cultural violence जो basically beliefs and ideologies, traditions that justify the violence. ठीक है, inequality basically sati is kind of a basically inequality between the genders. वुमेन inequality की बात थी कल्चरल वायलेंस में आ जाएगी, क्योंकि कल्चरल की जो आइडियोलॉजीज है, बिलीव्स है, रिचुअल्स है, बेसिकली जस्टिफाइंग इट, लेजिटिमाइजिंग इट बेसिकली. ठीक है, लेजिटिमाइजिंग द रॉन्ग एक्ट. बेसिकली सती हो गया, चाइल्ड मैरिजेस हो गए, विडो को रिमैरिज करने का प्रिवेंटेशन था, जो बेसिकली दीज आर द नेगेटिव थिंग्स. ठीक है, तो प्रिवेंट कर रही थी सोसाइटी, बट बेसिकली कल्चरली इट इज पॉजिटिव. कल्चरली उसको लेजिटिमाइज कर रही थी एंड एक्सेप्ट भी कर रही थी, तभी सोसाइटी में प्रेवलेंट था. बट नाउ डेज इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स इट इज बेसिकली अ नेगेटिव, राइट. वी हैव टू बस प्रिवेंट इट, तो ये नेगेटिव पीस में आएगा. फॉर्म्स ऑफ वायलेंसेज, डायरेक्ट वायलेंस, कल्चरल एंड स्ट्रक्चरल वायलेंसेज आ गया. ठीक है, नेगेटिव पीस देखिए डायरेक्ट वायलेंसेज में नेगेटिव पीस आएगा, स्ट्रक्चर एंड कल्चरल वायलेंस इज अ पॉजिटिव पीस, राइट. तो while negative peace remains visible violence, positive peace remain the root cause of the violence. ठीक है, क्योंकि structural and cultural is giving a root cause. कैसे? अब मैं casteism की बात करती हूँ. Let me give you the example. If I talk about the casteism, उसमें क्या था? Society is divided different between this Brahmins, Kshatriyas, Vaishyas and Sudras. उसमें भी division of labor था, प्यूरिटी एंड पॉल्यूशन की कहानी थी, राइट. और यहाँ पर स्टेटस भी लिंक था, सोशल स्टिग्मा भी लिंक था. तो दीज आर बेसिकली ये सोसाइटी, ये बेसिकली सोसाइटी में एक्सेप्टेबल था ना, बट उस समय तो वैसे कोई लॉ नहीं था कि जो इन सबको एक्सेप्ट कर रहा था. दीज आर जस्ट कल्चरल एंड स्ट्रक्चरल बिलीव्स थे, ये रोल्स थे, रिचुअल्स थे, नोशंस थे, नॉर्म्स थे. दीज आर द थिंग्स बेसिकली एक्सेप्टेड बाय द कास्ट, बेसिकली बिलीव्स, नॉर्म्स, रिचुअल्स. और ये बेसिकली इन्हीं से सबके कारण ये एक्सेप्ट हुआ सोसाइटी में, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ लोग फॉलो करते थे इसे. व्हाट बेसिकली द मेजॉरिटी ऑफ पीपल फॉलो इट बिकम अ रिचुअल. दीज आर द थिंग्स. तो आप क्रिटिकल इवैल्यूएशन में ये दे सकते हैं कि
आर्ग्यू दैट मेनी स्कॉलर आर्ग्यू दैट पॉजिटिव पीस मोर कॉम्प्रेंसिव है बिकॉज ये एड्रेस करता है इनजस्टिस एंड इनइक्वालिटी को नॉन फॉर्म द एंड अचीविंग पॉजिटिव पीस इज डिफिकल्ट इट रिक्वायर्स द सोशल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल। बेसिकली हमने कल्चर की बात की, पॉवर्टी एंड हंगर, उसको बेसिकली चेंज करने के लिए आपको पूरी सोसाइटी में इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। वो बहुत ही बेसिकली प्रैग्मेटिक नहीं है। इंडिया एज अ लार्ज सोसाइटी में इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हैं ऑन द लाइन्स ऑफ प्रिवेंटिंग द पॉवर्टी, हंगर, माल न्यूट्रिशन एंड हेल्थ इश्यूज जो होते हैं उसको। तो ये बेसिकली बहुत ही प्रैग्मेटिक नहीं है, रियलिस्टिक नहीं है, इट इज आइडियलिस्टिक एंड यूटोपियन काइंड ऑफ थिंग, बट इट कैन बी हैपन, राइट। ये हो गया, देखिए कंक्लूजन हो गया। यहाँ से आपका वैलिडेशन है। थिंकर्स हमने क्या क्या यूज किया था, जॉन गाल्टन, जॉन बॉर्टन एंड द केनेथ बॉल्डिंग। तो ये देखिए ये किससे रिलेटेड, जॉन गाल्टन पॉजिटिव पीस, नेगेटिव पीस एंड स्ट्रक्चरल पीस से है, बॉर्टन ह्यूमन नीड्स थ्योरी से। ह्यूमन नीड्स थ्योरी के बारे में हम जानेंगे। ह्यूमन नीड्स थ्योरी जस्ट वो बताते हैं कि जो बेसिक जो ह्यूमन की बेसिक नीड्स है वही जब फुलफिल नहीं हो जाती, अनसेटिस्फाइड रह जाती है, अनमेट रह जाती है, तो वो रिलेटेड टू द वायलेंस भी क्रिएट करती है। एज अ रूट कॉज देखेंगे तो ह्यूमन की जो बेसिक नीड्स अनसेटिस्फाइड रहती है, अनमेट होती है, तो वो लीड टू द वायलेंस हो जाता है। इफ वी टॉक अबाउट द बेसिक नीड्स ऑफ द लद्दाख कम्युनिटी, लद्दाख चाहती थी 6th शेड्यूल में आना, उनकी बेसिक नीड्स थी, बट वो नहीं हो रहा था। वो एक काइंड ऑफ वायलेंस क्रिएटेड थ्रू द फास्टिंग, राइट, फास्टिंग एंड सम काइंड ऑफ द प्रोटेस्ट। 3 फार्म बिल्स की बात करें, 3 फार्म बिल का बेसिक नीड क्या था कि वो जो अकॉर्डिंग टू फार्मर्स जो बेसिकली नॉट दैट मच इन द वेलफेयरिज्म ऑफ द फार्मर था, उसको हटाना था, वो लीड टू द प्रोटेस्ट हुआ। LGBTQ की कम्युनिटीज के बारे में पढ़ते हैं। अभी कांग्रेस जनता पार्टी की अपनी मुद्दे चल रहे हैं। तो दीज आर द थिंग्स रिलेटेड टू द वायलेंस पार्ट, राइट। वायलेंस कैन एनी काइंड ऑफ थिंग, रियॉट्स हो गए, प्रोटेस्ट हो गए, यू नो, वॉर, टेररिज्म, असॉल्ट्स, दीज आर द थिंग्स। कीवर्ड्स ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ते हैं, डिस्कस द चैलेंजेस ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। ह्यूमन सिक्योरिटीज पे क्या चैलेंजेस है इन प्रेजेंट टाइम्स, इसमें आप लिंक कर सकते हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स से, ठीक है। ह्यूमन सिक्योरिटी इमर्ज एज अल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल स्टेट सेंट्रिक नोशन ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। ये बेसिकली एक अल्टरनेटिव है कि स्टेट सेंट्रिक नोशन ऑफ सिक्योरिटी, ये अल्टरनेटिव बोला इसको ट्रेडिशनल, जहाँ पे बोलते थे स्टेट की सिक्योरिटी नेसेसरी, अब नाउ द ह्यूमन सिक्योरिटी ऑल्सो। Conventional security focuses on protecting the state. External threats, human security emphasizes. देखिए कन्वेंशनल जो ट्रेडिशनली एक्सेप्टेबल क्या था, स्टेट को स्टेट की सिक्योरिटी को प्रमोट करना है ना, बट यहाँ पर अब क्या हो गया है, इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड ह्यूमन सिक्योरिटी एम्फेसाइजेस प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल फ्रॉम द थ्रेट्स एंड सर्वाइवल डिग्निटी एंड वेलबींग की भी बात करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलराइज्ड बाय द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के थ्रू ये हुआ था। ह्यूमन सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट पॉपुलराइज्ड हुआ था 1994 के समय में, विच डिफाइंड ह्यूमन सिक्योरिटी एज, आप ऐसे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू UNDP, ठीक है, इन इट्स ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1994 डिफाइंड एज फ्रीडम फ्रॉम फियर, फ्रीडम फ्रॉम वांट्स, फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड फ्रीडम फ्रॉम वांट्स। अकॉर्डिंग टू हबूब उल हक हैं जो चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द ह्यूमन सिक्योरिटी अप्रोच है उनकी, ठीक है, वो कहते हैं कि सिक्योरिटी ऑफ पीपल नॉट जस्ट टेरिटरी बट द सेंट्रल कंसर्न ऑफ द 21st सेंचुरी। तो 21st सेंचुरी इज अ कंटेम्प्रेरी टाइम्स एंड जस्ट यू हैव, जब भी कंटेम्प्रेरी टाइम्स में आएगा आप जब महबूब उल हक का एग्जाम्पल दे सकते हैं। मीनिंग ऑफ द ह्यूमन सिक्योरिटी की मीनिंग बता रहे, बड़ी बहुत ही ब्रॉडन है। अकॉर्डिंग टू द, ऐसे लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू UNDP आइडेंटिफाई 7 डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी, इकोनॉमिक, food security, health security, environment security, personal security, community security and political security. Political and environmental, economic and personal security all know that, but health, food and community, you just, community is kind of a culture security मान सकते हैं, and foods, health and personal security और structural security मान सकते हैं. Challenges to human security in contemporary world के poverty and economic inequalities challenges, और gender inequality, lack of opportunities भी challenge है, ठीक है. Economic disparity creates social tensions. Poverty often leads to the source, basically unequal distribution of resources. Poverty leads to the conflict and stability. Terrorism and violent extremism जो होता है, extremism is a, जैसे northeast agency is kind of the extremism, and Naxalism is a kind of the extremism, right? तो basically जैसे कि international terrorism है, वो serious threat to human life and freedom. टेररिस्ट ग्रुप्स हो जाते हैं, इंस्टेबिलिटी क्रिएट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करते हैं, लाइक द नक्सलिस्ट ग्रुप,
नॉर्थ ईस्ट एजेंसी इंसर्जेंसीज हो गई, साइबर टेररिज्म, एक्सपेंडेड सिक्योरिटी चैलेंजेस। आर्म कॉन्फ्लिक्ट एंड सिविल वॉर्स में आप एथनो वायलेंस, सिविल वॉर्स, इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट देख सकते हैं हम लार्ज स्केल पे, एंड लीड टू डेथ, डिप्लेसमेंट एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइवलीहुड। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, क्लाइमेट चेंज, जैसे नेचुरल डिजास्टर्स हो गए, ग्लोबल वार्मिंग हो गई, जैसे अभी तो हीट वेव्स भी वॉच अकॉर्डिंग टू इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हीट वेव्स के क्राइटेरियाज भी बताएंगे, एलिजिबिलिटीज क्या क्या है। ठीक है, इन्वायरमेंट रेफ्यूजीज आर इमर्जिंग एज अ न्यू ग्लोबल चैलेंज, जैसे आप एग्जाम्पल इसमें रोहिंग्यास खरीद सकते हैं। हेल्थ क्राइसिस, कोविड-19 की पैंडेमिक्स एंड इंक्रीज ह्यूमन वल्नरेबिलिटी कैसे हुई। ह्यूमन राइट वायलेंसेज जैसे जेंडर वायलेंस, सेक्सुअल एक्सक्लूजन, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज जैसे वनरेबल रही, माइग्रेशन एंड रेफ्यूजी क्राइसिस, सेम सिग्निफिकेंस ऑफ एडिटिंग ह्यूमन सिक्योरिटी। बेसिकली इन सबको हम एड्रेस करेंगे तो वो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट देगा, सोशल जस्टिस देगा, पीस देगा, स्टेबिलिटी रहेगी, ह्यूमन राइट एंड डिग्निटी प्रमोट करेगा, इंटरनेशनल कॉपरेशन एंड द ग्लोबल चैनल। आप जस्ट इसका कंक्लूजन देके सम अप कर सकते हैं। दीज आर द बेसिकली इंपॉर्टेंट वैल्यू एडिशन रिलेटेड टू दिस थिंकर्स है आपके। अमर्त्य सेन की डेवलपमेंट एज फ्रीडम अप्रोच डाल सकते हैं, इसमें डाल सकते हैं पॉवर्टी वाले एरियाज में। जवाहरलाल गांधी की स्ट्रक्चर वायलेंस डाल सकते हैं, जहाँ पर हमने वायलेंसेस पढ़े थे। काफ़ी अनान की ह्यूमन सेंटर्ड सोसाइटी, जहाँ पर हमने देखा था ट्रेडिशनली स्टेट सेंट्रिक सोसाइटी थी, फिर इंडिविजुअली बेसिस पे हुआ, तो यूएनडीपी ने जब बोला था ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स के सारे ह्यूमन को डिफिनेशन किया, वहाँ पर आप डाल सकते हैं कॉफी अनान ह्यूमन सेंटर्ड स्ट्रक्चर पे डाल सकते हैं। फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड फ्रीडम फ्रॉम व्हाट, यूएनडीपी ने डाला डेवलपमेंट इज फ्रीडम, अमर्त्य सेन कहते हैं डेवलपमेंट इज फ्रीडम। कीवर्ड्स आ गए, डिस्क्राइब वेरियस मेथड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के वेरियस मेथड्स। अब ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इज अ वेरी हाई प्रायोरिटी एरिया, एंड इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, व्हाट काइंड ऑफ द फॉर्म्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन प्रेजेंट इन दिस, ठीक है, कंटेम्परेरी टाइम्स। तो बेसिकली ये चेंज कर सकते हैं क्वेश्चन को। दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो हमें जानना है कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन क्या है। तो कॉन्फ्लिक्ट इनएविटेबली पार्ट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी है, सोसाइटी में होता ही है। अकॉर्डिंग टू द ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्लेटो रूल्स, हम इन सब की बोलते हैं ना कि ह्यूमन बेसिकली सोशल एनिमल, ठीक है। तो वही बात करते हैं कि जब ह्यूमन रहेगा तो ह्यूमन सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट आएगा ही आएगा ड्यू टू द डिफरेंसेस इन इंटरेस्ट, वैल्यू, आइडेंटिटीज एंड रिसोर्सेज, ठीक है। इफ वी टॉक अबाउट द कास्ट रिलीजन बेस्ड, तो जैसे कि मुस्लिम हिंदू में अपना इंटरेस्ट बेस्ड वायलेंस होता है, राइट, उनका वैसे माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी वाइज होता है, डोमिनेंट कास्ट एंड माइनॉरिटी कास्ट पे भी वायलेंस होता है, दीज आर द थिंग्स। Conflict resolution refers to the process of reducing, managing and eliminating conflict. Basically जो these are the things है जो conflict lead to the violence, तो इसको conflict resolution refers to the process to which reducing, managing and eliminating conflict, ठीक है, through peaceful means creating condition for cooperation and understanding. Peaceful means से आपको कौन से थिंकर याद आ रहे हैं? Peaceful means से आप गांधी जी यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। गांधी जी की क्या थी? अहिंसा, सत्याग्रह, स्वराज एंड सर्वोदय। तो पीसफुल मीन से यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं? क्वालिफाइड पैसिफिज्म की भी बात कर रहे हैं गांधी जी, क्वालिफाइड पैसिफिज्म ये गांधी जी का है। उसी से आप पीसफुल मीन से गांधी जी की डीऑन्टोलॉजी, आइडिया ऑफ थ्योरी ऑफ डीऑन्टोलॉजी की बात कर सकते हैं। स्पेलिंग देख लीजिए डीऑन्टोलॉजी, तो वहाँ पे बोलते हैं means justify the end, no other way around, mean justify the end। और वहाँ पर इसका जो अपोजिट आइडियोलॉजी है उसको टीडियोलॉजी कहते हैं, जो कहते हैं एंड जस्टिफाई द मीन्स। तो इसके जो सपोर्टर में वो मैकियावेली, जो बेसिकली पावर पॉलिटिक्स की बात करते हैं, वो इसको जस्टिफाई करते हैं टीडियोलॉजी कॉन्सेप्ट को। गांधी जी जो कि मॉरल पॉलिटिक्स की कॉन्सेप्ट में है, मॉरल कॉन्फ्लिक्ट मतलब मॉरल पॉलिटिक्स की बात करते हैं, एथिकल पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो ही जस्ट गो विद द मीन जस्टिफाई द एंड डीऑन्टोलॉजी। तो आप जैसे पीसफुल मीन्स की बात करते हैं तो आपको आइडिया ऑफ डीऑन्टोलॉजी ऑफ गांधी जी को कनेक्ट करना है, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स। कंडीशन, कॉपरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं। जॉन वॉर्टन, लीडिंग टू कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्कॉलर। लास्टिंग पीस कैन बी अचीव ओनली व्हेन बेसिक ह्यूमन नीड्स आर सेटिस्फाइड। जैसे ह्यूमन नीड थ्योरी उन्होंने की थी, ह्यूमन नीड थ्योरी दी थी, तो बेसिक ह्यूमन नीड्स सेटिस्फाइड होगा तभी ये लास्टिंग पीस रहेगा सोसाइटी में, ठीक है।
और यहाँ पर मीनिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन क्या है कि मीनिंग क्या है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, वही द प्रोसेस ऑफ रिजॉल्विंग, एलिमिनेटिंग एंड मैनेजिंग द कॉन्फ्लिक्ट। तो ये बेसिकली मेथड एंड टेक्निक है तो यूज टू सेटल डिस्प्यूट पीसफुली एंड ट्रांसफॉर्म हॉस्टाइल रिलेशनशिप इनटू अ कोऑपरेटिव वन, म्यूचुअली कोऑपरेशन के थ्रू करना है, ठीक है। एंड सीक्स म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशंस, सेटिस्फाई द इंटरेस्ट ऑफ पार्टीज इन्वॉल्व, जो पार्टीज इन्वॉल्व है उन दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए ये सिचुएशन, ठीक है। वेरियस मेथड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, जैसे कि फर्स्ट हो गया नेगोशिएशन, वी लुक अपॉन द व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन नेगोशिएशन, रिकंसिलिएशन, मैनेजमेंट, राइट। तो मिटिगेशन, तो नेगोशिएशन का वर्ड है नेगोशिएशन, मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में है पार्टीज कम्युनिकेट डायरेक्टली टू रीच अ म्यूचुअली एक्सेप्टेबल एग्रीमेंट, मतलब वन पार्टी है टू पार्टी है, दे डायरेक्टली कम्युनिकेट, एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रही हैं ये पार्टीज, ठीक है। और फिर इन दोनों के आइडियाज़ में इन्होंने अपना प्रॉब्लम डिस्कस किया, तो यहाँ से एक ऐसा सॉल्यूशन निकाला जो दोनों के लिए ही पॉजिटिवली जा रहा है, जो दोनों के ही इस प्रॉब्लम को कैटर कर रहा है। तो दिस टर्म एज अ म्यूचुअल कोऑपरेशन, इन्होंने म्यूचुअली कोऑपरेट किया थ्रू द मीडियम ऑफ नेगोशिएशन, ठीक है, थ्रू द मीडियम ऑफ नेगोशिएशन। ये नेगोशिएशन का टॉपिक हो गया कि कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन कैसे करते हैं, थ्रू द मीडियम ऑफ नेगोशिएशन, ठीक है। इसमें कोई दूसरी पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती, जिसमें जो पार्टीज बेसिकली इंटरेस्टेड है, जो पार्टीज के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है वही पार्टीज इन्वॉल्व रहती है, ठीक है। एंड इट प्रमोट कॉम्प्रोमाइजेस एंड कोऑपरेशन, बिकॉज ऑफकोर्स दे बेसिकली ये जो प्रमोट करते हैं कॉम्प्रोमाइजेस, बिकॉज म्यूचुअली एक्सेप्ट करना है ना, म्यूचुअली एक्सेप्ट में तो ये सो हो नहीं सकता। लेट मी ड्रॉ डायग्राम फर्स्ट, ठीक है। मैंने कहा ये फर्स्ट पार्टी है, ये सेकंड पार्टी है, इसकी प्रॉब्लम बेसिकली ये है, लेट अ प्रॉब्लम इज इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट है, ठीक है, ये देख लिया। बेसिकली ये केरला को टर्म कर रहा है, ये तमिलनाडु को कर रहा है। केरला के वहाँ से हमारी रिवर फ्लो कर रही है, कौन सी, कावेरी रिवर, ठीक है। तो वहाँ से बहुत अच्छा खासा फ्लडिंग पार्ट हो जाता है, फ्लडिंग आ जाती है, क्योंकि वहाँ का ओरिजिन है, तो ओरिजिन यूथफुल स्टेज में बहुत फ्लडिंग आती है। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पर डैम बनाया, जिससे क्या हुआ, तमिलनाडु का जो ये वाटर का सप्लाई है वही रुक गया, ठीक है। अब क्या हुआ, इन दोनों के बीच में तो प्रॉब्लम आ गई ना, इन दोनों ने अपने एक दूसरे से कम्युनिकेट किया और म्यूचुअली कॉपरेशन करते हुए इन्होंने एक सॉल्यूशन किया कि आप है ना थोड़ा थोड़ा करके पानी छोड़ा करें, मतलब ऐसे हमेशा मत छोड़े, जब आपको लग रहा है फ्लडिंग का प्रॉब्लम आ रहा है तो आप पानी ऐसे ज़्यादा छोड़ दो कि दूसरे एरिया तक जाए। जब आपको वहाँ पर दिक्कत हो रही है तो आप ऐसे 50-50 करके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज कर सकते हैं। ये सॉल्यूशन माना हाइपोथेटिकली, तो ये सॉल्यूशन माना, तो ये म्यूचुअली है ना, इसको भी थोड़ा सा फायदा कर रहा है 50%, इसको भी 50% फायदा कर रहा है, तभी तो 100% जाके सॉल्यूशन में कन्वर्ट हुआ। तो ऐसे म्यूचुअली इन्होंने किया, उसमें कोई तीसरी पार्टी इन्वॉल्व नहीं थी, इसमें कोई सेंटर इन्वॉल्व नहीं था, ठीक है। जैसे कि पीस टॉक्स बिटवीन कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेट, मैंने बात कर ली। मेडिएशन में क्या होता है, इन्वॉल्व न्यूट्रल थर्ड पार्टी कॉल द मेडिएटर। अब क्या हो गया इसमें अगेन डायग्राम बनाते हैं। मेडिएटर की बात कर रही हूँ मैं, मेडिएशन, इसमें से आता है हमारा मेडिएटर, ठीक है। अब जैसे कि ये वन पार्टी है, पर से इंडिया है, दूसरी पार्टी है पाकिस्तान, इन दोनों के बीच में इन्होंने बेसिकली नॉन स्टेट टेररिज्म को प्रमोट किया पाकिस्तान ने, इंडिया ने इसको काउंटर पार्ट किया थ्रू द हिज मिलिट्री एक्सरसाइज। नाउ ही गोज टू द यूनाइटेड नेशन एंड सेड कि इंडिया ने हम पे अटैक किया है, फिर यूनाइटेड नेशन बिकम एज अ मीडिएटर करता है, और फिर वो करके सीज फायर ला देते हैं। सीज फायर की जहाँ पर जो हो रहा है वो छोड़ दीजिए, और फिर वो वहाँ पर एक म्यूचुअली ऐसे टर्म्स एंड एग्रीमेंट्स लाएगा जिसको दोनों पार्टी एक्सेप्ट करेगी एंड म्यूचुअली साइन करेगी। तो ये मेडिएटर का काम है। तो जो कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व थी पार्टीज, उसको रिजॉल्व करने के लिए थर्ड पार्टी आई, तो ये मेडिएटर का काम हो जाए, तो ये होता था मेडिएशन, ठीक है। जैसे कि मेडिएशन इन्वॉल्व थर्ड पार्टी कॉल्ड मेडिएटर फैसिलिटेट कम्युनिकेशन, यूनाइटेड नेशन एज अ मीन ऑफ प्लेटफॉर्म बना था फॉर द कम्युनिकेशन, हेल्प पार्टीज टू रीच एग्रीमेंट। मैंने जैसे बताया एग्रीमेंट होता है,
mediators recommended not binding. जो mediators recommend करते हैं वो binding नहीं होता. Of course they need to be look upon the national self interest, right? पाकिस्तान इंडिया के बीच में होता है वो they need to be look upon their national self interest, but mutually लग रहा है कि हो सकता है, तो mediator it is not a binding agreement. ठीक है. Arbitration, arbitration एक हमारा दूसरा वर्ड है. तो in arbitration disputing parties agree to submit their conflict to an impartial एडमिएटर. एडमिएटर जैसे कि आप अगेन इंडिया एंड पाकिस्तान की बात करें, यहाँ पर एडमिएटर बन जाएगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. यहाँ पर इम्पार्शियल आर्बिट्रेटर बने. इम्पार्शियल मतलब उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी के भी चीज में, वो इम्पार्शियल है, वो किसी विदाउट जजमेंटल है. ठीक है, तो यहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एज अ मीडिएटर बन जाएगा. आर्बिट्रेटर स्टडीज डिस्प्यूट एंड गिव डिसीजन. बेसिकली कोर्ट डिस्प्यूट को स्टडीज करेगा, डिसीजन देगा. डिसीजन मे बी बाइंडिंग और नॉट बी बाइंडिंग. ठीक है. एडजुडिकेशन, एडजुडिकेशन है रिफर्स टू द सेटलमेंट थ्रू कोर्ट्स जुडिशियल इंस्टीट्यूशन. ऑफकोर्स ये आपका आ जाएगा. ठीक है. डिसीजन आर लीगली बाइंडिंग, जो जुडिशरी के थ्रू आता है. जैसे कि अब इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट में ये लोग नहीं माने, जैसे कि इन्होंने नेगोशिएशन किया बट नहीं हुआ, तो इट मूव्स टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. वहाँ पर वो जो जजमेंट देगी वो पास हो जाएगा. ठीक है. इट वाइडली यूज बोथ है, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स के लिए यूज होता है. जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस समझ लीजिए. एग्जाम्पल जजमेंट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. ठीक है. कंसिलिएशन, कंसिलिएशन conciliator actively suggests solution and encourage compromises. ठीक है. less formal than arbitration and adjudication, ये less formal होते हैं. ठीक है. use as a labor and industrial disputes, international labor court जैसे हो गया. peacemaking involved deployment of neutral forces to prevent further violences. ceasefire is creating conditions for negotiation. ठीक है. United Nations peacekeeping operations जैसे कि. conflict transformation, तो developed by John Paul Lederach. उन्होंने कहा कि फोकस ऑन ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप एटीट्यूड्स एंड सोशल स्ट्रक्चर दैट जनरेट कॉन्फ्लिक्ट. ऐसी ही चीज़ों को ही ट्रांसफॉर्म कर दे जो कॉन्फ्लिक्ट जनरेट कर रहा है. ठीक है. सीक लॉन्ग टर्म पीस रादर देन टेम्परेरी सेटलमेंट. ट्रांसफॉर्मेशन इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस. ठीक है. डायलॉग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग वर्कशॉप्स रख सकते हैं. सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, वही प्रमोट प्रिवेंट करता है वायलेंस को, लॉस ऑफ लाइफ को. प्रमोट पीस स्टेबिलिटी एंड कॉपरेशन, एड्रेस रूट कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रक्चरल एंड कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट की बात करें. and encourage democratic participation, peace building, contribute sustainable peace building. ठीक है. As Galtung observed, peace is transformation of conflict by peaceful means. Peaceful means की बात अगर आप गांधी जी यूज कर सकते हैं एंड गाल्तुन यूज कर सकते हैं. कंक्लूजन आ गया थिंकर्स, जैसे बुर्तान की ह्यूमन थ्योरी है, गाल्तुन की कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन एंड पॉजिटिव पीस, पॉल लेड्रार्क की कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, एंड रॉजर फिशर की प्रिंसिपल्ड नेगोशिएशन. तो नेगोशिएशन वाले सेक्शन में आप फिशर जी को यूज कर सकते हैं. ठीक है. इंपॉर्टेंट हमने पढ़ लिया क्या कोटेशंस हैं, कीवर्ड्स. ठीक है. नाउ इट इज एक्सप्लेन कॉन्फ्लिक्ट एनालिसिस एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट. पहले हम कॉन्फ्लिक्ट के एनालिसिस देने और उसको कैसे मैनेजमेंट करना है. सेम गोज विद कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का जब हमने क्वेश्चन पढ़ा, तो जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में जो पार्ट प्ले, नेगोशिएशन, मेडिएशन, आर्बिट्रेशन. ठीक है. तो दीज आर ऑल्सो कमिंग टू द कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट. इंट्रोडक्शन गोज विद लाइक दिस. Humans arises from the different of interests, power relations, resources, while conflict itself not always negative. Unmanageable conflict lead to the violence and instability. ठीक है. इसी को अंडरस्टैंड करते हुए डायनेमिक्स पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एसेंशियल. कॉन्फ्लिक्ट एनालिसिस एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट are two important approach used in peace and conflict studies to understand and deal with the conflict constructively. ठीक है. यूअल कांतन की थ्योरी आ गई. कॉन्फ्लिक्ट इज अ नॉर्मल एंड नेसेसरी पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ. व्हाट मैटर्स इज हाउ इट इज हैंडल्ड. राइट. कॉन्फ्लिक्ट एनालिसिस में देख लेते हैं. मेजर एलिमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एनालिसिस, आइडेंटिफाई द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एक्टर्स. बेसिकली एक्टर्स मतलब कौन कौन दो लोगों के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है. प्राइमरी पार्टीज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द कॉन्फ्लिक्ट. सेकेंडरी पार्टीज देयर आर स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एंड मीडिएटर्स. जैसे मैंने आपको बात की इंडिया एंड पाकिस्तान में चल रहा है, मीडिएटर यूनाइटेड नेशन बन गया, तो दीज आर द पार्टीज इन्वॉल्व इन दिस. These are the actors identifications. Cause of conflict क्या है, political conclusion है, economic inequality है, ethnic and religious division and competition over resources. देखा जाए तो ये पाकिस्तान competition over the resources and political exclusion का भी एक टर्म है. Conflict dynamism, escalation and de-escalation of conflict, relationship among the actors and changing power structures, and conflict triangles. देखिए यहाँ पर गाल्टन की थ्योरी पढ़ी थी ना, ABC triangle. Explain that
ए मतलब होता है एटीट्यूड, ABC का मॉडल। ये कॉन्फ्लिक्ट ट्रायंगल है। E मीन्स एटीट्यूड, B मीन्स बिहेवियर and C means contradictions. C means, so these are the ABC triangle of Galton, Johann Galton. ठीक है, तो he said कि perception and emotions are the attitude, actions and interactions. मतलब emotions मतलब फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई के बीच में कौन सा इमोशन है, हेट्रेड का। ठीक है, तो मिस्टर एक्स का एटीट्यूड क्या है टूवर्ड्स मिस्टर वाई, एक्स का एटीट्यूड क्या है मिस्टर वाई, हेट्रेड का, हेट करते हैं। बिहेवियर क्या होगा, उनको अच्छे से बात नहीं करना, उसको डिसरिस्पेक्टफुली बात करना, डिसरिस्पेक्टफुली लैंग्वेज यूज करना, ये इनका बिहेवियर हो जाएगा, एक्शन एंड रिएक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन क्या होगा, अंडरलाइंग इनकैपेबिलिटीज ऑफ इंटरेस्ट। कंट्रडिक्शन, इनके बीच में क्या रूट कॉज निकला, क्यों ये हो रहा है। ठीक है, इनकैपेबिलिटीज ऑफ इंटरेस्ट क्या है। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट हमने बात कर ली, अगेन गोज विद नेगोशिएशन, मेडिएशन, आर्बिट्रेशन, पीस कीपिंग, कॉन्फ्लिक्ट बीज एंड द कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि बर्टॉन्स ह्यूमन नीड्स थ्योरी ने कहा। सिग्निफिकेंस वही है, वायलेंस को खत्म करेगा, पीस प्रमोट करेगा, लॉस्ट लास्टिंग पॉलिसी मेकिंग हो गई, रूट कॉज को अंडरस्टैंड करेगा, एनकरेज करेगा, डायलॉग ऑपरेशन, राइट, एंड सस्टेनेबल पीस डेवलप होगा। तो पॉल एड्राक्स द पीस बिल्डिंग इज द आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप एंड सोशल स्ट्रक्चर दैट सस्टेन कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, कंक्लूजन ये हो गया। थिंकर्स हमने देख लिए, वैल्यू एडिशन पार्ट है। एडवर्ड हज़ार को आप देख सकते हो, प्रोटेक्टेड सोशल कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, ये हम देखेंगे क्या होता है प्रोटेक्टेड सोशल कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। ड्राक का हमने सोशल ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ लिया, कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, बर्टन की ह्यूमन नीड थ्योरी पढ़ ली, गाल्टन की कॉन्फ्लिक्ट ट्रायंगल पढ़ लिया, पॉजिटिव नेगेटिव पढ़ लिया, एंड द कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज एंड पीस बिल्डिंग का भी पढ़ लिया। एक्सप्लेन द कॉन्फ्लिक्ट एनालिसिस एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट इट, राइट, दीज आर द थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जस्ट रिपीटेटिव हो गया। तो डिस्कस गांधीयन अपोज टू पीस एंड नॉन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गांधी का अप्रोच आएगा बेसिकली, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात हो रही है, पीसफुल मीन्स की बात हो रही है, दीज आर द थिंग्स एसोसिएटेड विद गांधी जी। तो इफ यू टॉक अबाउट द गांधी अप्रोच करना है पीस एंड नॉन वायलेंस को लेके। ठीक है, तो गांधी अप्रोच इज पीस एंड नॉन वायलेंस कंप्राइजेस द सेंट्रल प्लेस इन पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज। महात्मा गांधी regarded the peace not merely as an absence of war but as a way of life based on truth and just love and non-violence. His philosophy emerged from the India's freedom struggle, continues to inspire movements. According to Gandhi, there is no way to peace and peace is the only way. There is no way to peace, peace is the only way. ठीक है, for Gandhi, मेरे पास एक और quotation है, I just used it over and over time, each and every class में कहा है। Gandhi says famously said, ठीक है, गांधी जी is famously said, क्या कहा उन्होंने, I have nothing new to teach this world, ठीक है, क्या है, अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस, एंड सत्याग्रह as old as heels. These are just verbatim quotation of Gandhi ji. तो this is also you can say कि non violence and सत्याग्रह मतलब truth seeking is the only way. ठीक है, let's move next. For Gandhi's देखिए Gandhi's concept of peace में क्या आ सकता है, गांधी views peace as a condition based on harmony, justice and cooperation. मैंने आपको deontology की बात करी दी है। Idea of deontology means justify the ends and mutual respect की बात हो रही है। Conflict where peace emerge as a through the understanding of mutual respect. Peace as a closely linked में आपको सत्य, truth, non violence, love and compassion, justice and equality and human welfareism सर्वोदय की बात मैंने कर दी थी। ठीक है, गांधीज अप्रोच टू नॉन वायलेंस। अब आपको इसमें थोड़ा सा कंटेंट और यूज करना है, तो उसमें आप गांधीज इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंसेस भी लिख सकते हैं कि गांधी के इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंसेस क्या थे जिससे उनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी इमर्ज हुई। यहाँ पर 2 वेज में लिख सकते हैं, वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंसेस एंड इन इंडियाज स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस।
इसमें आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। वेस्टर्न्स में आपने जैसे कि लियो टॉल्स्टॉय को लिख सकते हैं, उन्होंने जैसे कि अपनी बुक द किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू, द किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू में कहा है कि उन्होंने कहा है अहिंसा एंड सत्याग्रह को अपहेल्ड करना है, ठीक है। वैसे रस्किन जी की किताब है अप टू दिस लास्ट, ठीक है, अप टू दिस लास्ट। उन्होंने कहा है फ्रेटर्निटी, पीसफुल को एग्जिस्टेंस की बात हुई है, ठीक है, एंड कॉपरेशंस की बात हुई है, म्यूचुअल कॉपरेशंस। सेम गोज विद हमारे एक और हमारे थिंकर है हेनरी डेविड थोरियो। उन्होंने बात की है फ्रेटर्निटी की, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात की है, फ्रेटर्निटी हो गया, हाँ ना, पीसफुल को एग्जिस्टेंस हो गया, इंटरनेशनल कंपैशन हो गया, पीस, ठीक है। और यहाँ पर मैंने गांधी जी की क्वालिफाइड पीस की बात करी ली है, थ्योरी ऑफ ट्रस्टशिप की बात कर ली, दिस ऑल दे देते थे तो गांधी जी। ट्रस्टशिप हो गया, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम हो गया, तलिस्मान हो गए गांधी जी के, एंड इफ यू टॉक अबाउट द जैनिज्म में अपरिग्रह, अनेकांतवाद, जैसे कि भगवद गीता से उन्होंने क्या लिया, सर्व धर्म की बात की है, एंड ऑल्सो टॉक अबाउट द यूनिवर्सल ट्रुथ, ठीक है। एंड इफ यू टॉक अबाउट द क्रिश्चियनिटी, जिससे उन्होंने सर्मन ऑफ द माउंट से लिए है, सर्मन ऑफ द माउंट से उन्होंने लिया है ब्रदरहुड, ट्रुथ, अहिंसा, these are the things, okay। सेम go to बुद्धिज्म से, नो, कंपैशन, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, मिनिमल लिविंग की, बेसिकली मिनिमल लिविंग की बात की है, कंपेंशन की बात की है। तो दीज आर द थिंग्स, देखिए मैंने कितना कुछ लिख दिया, दीज आर द ऑल थिंग्स रिलेटेड टू गांधी जी। सर्वोदय हो गए, गांधी हो गए नॉन वायलेंस, फिजिकल मेंटल इमोशनल वायलेंस को भी कहते हैं, सत्याग्रह बात कर ली, ट्रूथ फोर्स हो गया, जैसे कि मोरल कलेज एंड नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस हो गए, एंड मीन्स एंड जस्ट मीन्स एंड वाली थ्योरी, मीन्स आर द इम्पॉर्टेंट एंड्स एंड मीन जस्टिफाई द एंड्स, आइडिया ऑफ डीऑन्टोलॉजी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पीसफुल अचीव फ्रॉम द दिस। सर्वोदय वेलफेयर ऑफ द ऑल की बात की, जिसमें बेसिकली सर्वोदय में आप एग्जाम्पल डाल सकते हैं किसका, आप फंडामेंटल राइट इसका डाल सकते हैं, तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से आर्टिकल, फंडामेंटल राइट्स को आप यहाँ से आर्टिकल 14 to 18 डाल सकते हैं, जो कि वही बात कर रहा है, आर्टिकल 19 to 22 डाल सकते हैं। साथ ही साथ इफ यू टॉक अबाउट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात करें तो उसमें आप जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 36 से 51 तक डाल सकते हैं, दिस ऑल टॉक अबाउट द फेडरलिज्म, ठीक है। मोर इम्पॉर्टेंटली आपको और इसमें प्रिसाइज लिखना है तो आप आर्टिकल 39 लिख सकते हैं, आर्टिकल 41, 42, 43, राइट, दीज आर द थिंग्स। सर्वोदय में आ जाएगा। ट्रस्टशिप की मैंने बात कर ली, आइडिया ऑफ ट्रस्टशिप, जिसमें वो बोलते हैं कि अपरिग्रह, नॉन पोजेसिवनेस, जो ये कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी थी ना मार्क्सिज्म की, वहाँ पर जो कहते हैं ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, कॉमन ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और जो रिच होते हैं वो बेसिकली एज ए वॉलंटियर काम करना चाहिए पुअर के लिए, बेसिकली दे आर द रिच आर द ट्रस्टीज ऑफ द पुअर्स रिसोर्सेज, ठीक है। एंड रिलेवेंस ऑफ कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, वही एक्सट्रीमिज्म टेररिज्म को ख़त्म करता है, अप्रोच एथनिक एंड कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करता है, ह्यूमन राइट्स मूवमेंट्स, ठीक है, कंक्लूजन दे सकते हैं, थिंकर्स एसोसिएटेड विद देम, जैसे कि लियो टॉल्स्टॉय के इन्फ्लुएंसेस बता दिए मैंने नॉन वायलेंस पे, महात्मा गांधी बता दी, सर्वोदय सत्याग्रह, सर्वोदय अहिंसा, मार्टिन लूथर किंग की सिविल राइट्स मूवमेंट हो गया, नेल्सन मंडेला की पीसफुल रेजिस्टेंस हो गए, ठीक है, मोरल पीसफुल को एग्जिस्टेंस की बात हो गई, महात्मा गांधी को देयर इज नो वे टू पीस, पीस इज द ओनली वे, आई फॉर द आई, होल वर्ल्ड ब्लाइंड हो जाएगा, ठीक। तो एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन पीस, कॉन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस बेसिकली डायरेक्टली कम इनटू एग्जामिनेशन। तो पहले आप बताइए कि पीस, कॉन्फ्लिक्ट, वायलेंस इंटरकनेक्टेड कॉन्सेप्ट है पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज का। ट्रेडिशनल पीस वाज अंडरस्टूड सिंपली एज एब्सेंस ऑफ वॉर, ठीक है, जो हमने इवोल्यूशन ऑफ द पीस पढ़ा था ना, तो उसमें आपको ऐसे बता देना है। नाउ इट्स टर्म्स एज अ ह्यूमन सिक्योरिटी ऑल्सो, ठीक है।
एंड वायलेंस इज वन वे पॉसिबल थ्रू आउट अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट को वायलेंस क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट कैसे राइज होता है, अनइक्वल वेज ऑफ इंटरेस्ट वैल्यूज हो जाती है जब सोसाइटीज के बीच में, तो वो लीड टू द कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट फर्दर लीड्स टू द वायलेंस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जॉल गांथुन, पीस इज एब्सेंस ऑफ वायलेंस एंड द प्रेजेंस ऑफ सोशल जस्टिस, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ सोशल जस्टिस एंड एब्सेंस ऑफ द वायलेंस। अंडरस्टैंडिंग पीस, टाइप ऑफ पीस, नेगेटिव पीस, पॉजिटिव पीस, ऑलरेडी भी डिस्कस अबाउट, तो यहाँ पर बेस बार बार कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं करते हैं, ऑलरेडी आई टॉक अबाउट द फुल डिटेल। अंडरस्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट, नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या हो जाता है, इनेबल पार्ट सोशल लाइफ है, कंस्ट्रक्टिव मैनेजेबल पीस है। तो जॉल बार्थून ने भी कहा है कॉन्फ्लिक्ट रिजल्ट फ्रॉम डिनायल ऑफ बेसिक ह्यूमन नीड्स, बेसिक ह्यूमन नीड थ्योरी आप डाल सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग वायलेंसेज, डायरेक्ट, स्ट्रक्चरल। डायरेक्ट वायलेंसेज में आपका एक फिजिकल हार्म, वॉर, टेररिज्म, मर्डर, असॉल्ट हो जाएगा। सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज इन द सोसाइटी, पॉवर्टी, डिस्क्रिमिनेशन हो गया, बिलीव्स बेसिकली कल्चरल आइडियोलॉजीज एंड बिलीव्स जस्टिफाई द नॉन वायलेंस एंड ऑपरेशंस, रिलेशनशिप बिटवीन पीस, कॉन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस, ठीक है। थ्री कॉन्सेप्ट डीपली इंटरकनेक्टेड है, कैसे, कॉन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस। कॉन्फ्लिक्ट डज नॉट ऑटोमेटिकली लीड टू वायलेंस, अनमैनेजेबल कॉन्फ्लिक्ट लीड टू द एस्केलेट इनटू द वायलेंस। कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली, कॉन्फ्लिक्ट वो नहीं, कॉन्फ्लिक्ट जो हम कॉन्फ्लिक्ट मैनेज करते हैं वो वायलेंस लीड नहीं करेगा, जो कॉन्फ्लिक्ट अनमैनेजेबल होगा वो लीड टू द कॉन्फ्लिक्ट होगा, एस्केलेटिंग इनटू द वायलेंस। कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस में देखते हैं, पीस डज नॉट मीन द एब्सेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। पीसफुल सोसाइटी मैनेज कॉन्फ्लिक्ट थ्रू द डायलॉग, नेगोशिएशन एंड कॉपरेशन, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस में ये अंतर हो गया। और वायलेंस एंड पीस में क्या है, डायरेक्ट वायलेंस डिस्ट्रॉय नेगेटिव पीस, ठीक है। स्ट्रक्चर एंड कल्चरल वायलेंस प्रिवेंट पॉजिटिव पीस, ठीक है। स्ट्रक्चर पीस रिक्वायर सस्टेनेबल पीस रिक्वायर एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ वायलेंस, ठीक है। गाल्टन्स पर्सपेक्टिव, कॉन्फ्लिक्ट वायलेंस इफ अनमैनेजेबल होगा, कॉन्फ्लिक्ट पीस इफ ट्रांसफॉर्म कंस्ट्रक्टिवली। कॉन्फ्लिक्ट से पीस में करेंगे ट्रांसट्रक्टिवली, ये डायग्राम आप याद रखना, ये कंक्लूजन हो जाएगा, ठीक है। एंड ये थिंकर्स एंड इसके कीवर्ड्स हो जाएंगे। अब डिस्कस पीस कीपिंग, पीस मेकिंग एंड पीस बिल्डिंग, हमने ये आंसर में बात किया था, आंसर से एक क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो पीस मेकिंग, पीस बिल्डिंग, दीज इंपॉर्टेंट मैकेनिकल डेवलप बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी प्रिवेंट, मैनेज, रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो ये मेथड स्टेज है इंटरवेंशन का कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। एंड यूनाइटेड नेशन एंड वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस आर्टिकुलेट बाय द बोर्ट्रोस गाली इन हिज लैंडमार्क रिपोर्ट एजेंडा फॉर द पीस 1992 का है, ठीक है। और तो बुर्तोस गाली ने कहा था पीस बिल्डिंग इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू एनवायरनमेंट दैट एड्रेस द रूट कॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। पीस मेकिंग क्या होता है, पीस मेकिंग रिफर्स टू डिप्लॉयमेंट ऑफ न्यूट्रल एंड मिलिट्री, पुलिस, सिविलियन पर्सनल्स टू कॉन्फ्लिक्ट एरिया विद द कंसेंट ऑफ पार्टीज इन्वॉल्व। जो बेसिकली जो पार्टीज इन्वॉल्व रहते हैं उनके कंसेंट से भेजा जाता है। मेन फीचर क्या है पीस कीपिंग का, जैसे यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग ऑपरेशन होता है, जिसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। न्यूज़ में भी बना हुआ था कि इंडिया की जो मिलिट्री वुमेन पर्सनल्स है वो कैसे गए थे पीस मेकिंग ऑपरेशंस को सक्सेसफुली, उन्होंने सक्सेसफुली अरेंज किया था। तो मॉनिटर सीज फायर, पीस एग्रीमेंट्स करते हैं, प्रिवेंट रिजप्शंस एंड हॉस्टिलिटीज, प्रिवेंट सिविल, मेंटेन स्टेबिलिटी। बहुत ही रिपीटेटिव है, दीज ऑलरेडी वी टॉक अबाउट इट। पीस मेकिंग कैसी होगा, मेथड ऑफ पीस मेकिंग, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इज काइंड ऑफ अ पीस मेकिंग, नेगोशिएशन, मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, डिप्लोमेटिक डायलॉग जो भी दो कंट्रीज के अपने डिप्लोमेट जाते हैं टू डिस्कस ऑन अ फोरम। जॉन बार्टन की हमने ऑलरेडी पढ़ ली। पीस बिल्डिंग कैसे होगी, कंसिलिएशन से होगी, स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, प्रमोटिंग ह्यूमन राइट्स एंड करेज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस, रिहेबिलिटेशन एंड द कंस्ट्रक्शन आफ्टर कॉन्फ्लिक्ट। तो इससे हमारी पीस बिल्डिंग होगी। बिल्डिंग मतलब फर्दर हमको सस्टेनेबल पीस कैसे करना है, उसको बिल्डिंग हो, ठीक है। तो रिलेशनशिप अमंग दीज, पीस कीपिंग, स्टॉप वायलेंस एंड मेंटेन ऑर्डर, पीस मेकिंग, नेगोशिएट सेटलमेंट एंड पीस एग्रीमेंट, पीस बिल्डिंग, रिमूव स्ट्रक्चरल कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड प्रिवेंट रिकरेंस, मतलब बाद में इसको रिपीट होने से बचना है, वही हमारा पीस बिल्डिंग हो जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट, पीस मेकिंग, पीस कीपिंग, पीस मेकिंग, पीस बिल्डिंग एंड सस्टेनेबल पीस, ठीक है। ये फ्लो चार्ट आपको याद रखना है। एंड देखिए यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, कॉन्फ्लिक्ट कौन सा होता है, अनमैनेजेबल कॉन्फ्लिक्ट लीड टू द वायलेंस, ठीक है। पीस अनमैनेजेबल कॉन्फ्लिक्ट लीड टू द वायलेंस, कंस्ट्रक्टिवली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ conflict lead to the peace, constructively transformation of the violence lead to the peace, ठीक है। unmanageable conflict lead to the violence, but conflict को हम पीस कीपिंग करेंगे जिससे पीस मेकिंग होगा एंड पीस बिल्डिंग होगा, फिर सस्टेनेबल पीस डेवलप होगी, ठीक है।
ठीक है, गाल्टन की थ्योरी अब फिर से देखिए, गाल्टन हर क्वेश्चन में रिपीट हो रहे हैं, व्यूड एज अ पीस बिल्डिंग एज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग पॉजिटिव पीस, क्योंकि वहाँ पर हमें कुछ करना है, रूट कॉज तक जाना है। जैसे इक्वालिटी कॉपरेशन हो गया, पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट एग्जाम्पल पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट डिस्ट्रक्शन हो गया, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, जैसे आप इसमें न्यूक्लियर वेपन जो हुआ था हिरोशिमा एंड नागासाकी के, उसके बाद जो पीस बिल्डिंग हुई है, उसके बाद जापान इज नाउ ग्रोइंग अ वेरी मच मोर लेवल। जापान तो फ्यूचर में जी रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट। एग्जामिन द कॉज ऑफ इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, वही मतलब वाटर रिसोर्सेज से भी होता है। कॉन्फ्लिक्ट इज परसिस्टेंट फीचर ऑफ इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में होता ही है। कॉन्फ्लिक्ट बोथ विद इन स्टेट होता है, जिसको इंट्रा स्टेट होता है, एंड विद बिटवीन स्टेट्स होते हैं, ठीक है। विद इन स्टेट होता है और बिटवीन स्टेट होता है, स्टेट के अंदर बिटवीन द पार्टीज के बीच में होता है, और विद इन टू स्टेट्स होता है। Intrastate conflict disputes between sovereign nations, intrastate conflict among the groups within a country, ठीक है। According to Galton, violence is built into the structure and manifesting into the unequal power and unequal life chances, ठीक है। Intrastate conflict दे लेते हैं। Intrastate conflict occur within a boundaries of a state and involves governments, ethnic groups, religious communities or insurgent organization. Cause of intrastate war कॉन्फ्लिक्ट, एथनिक एंड रिलीजियस डाइवर्शन, कुकी मैथी के बारे में बोल दिया मैंने, जैसे कि आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स लीड टू द कम्युनल वायलेंस, ठीक है। सेपरेटिस्ट मूवमेंट हो गए, जैसे सेपरेटिस्ट मूवमेंट, नेशनलिस्ट मूवमेंट, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसीज हो गए। पॉलिटिकल एक्सक्लूजन में हो गया मार्जिनलाइजेशन ऑफ सर्टेन ग्रुप्स, जैसे सर्टेन ग्रुप्स में अब तो रिजर्वेशन आ गए, यहाँ पर मार्जिनलाइज ग्रुप में कौन है, SC SCs, OBCs, वुमेन, राइट, दीज आर द मार्जिनलाइज ग्रुप्स इन द ट्रेडिशनल सोसाइटी। एंड लेक ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड फ्यूल एंड ग्रीवेंसेस, इसलिए SC SC रिजर्वेशन की बात बोली इन द पॉलिटिकल सिनेरियो। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हुई, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, हंगर एंड अंडर डेवलपमेंट हो गया। ह्यूमन नीड डिप्रीवेशन हो गया, जॉन बार्टन की ह्यूमन नीड थ्योरी हो गई, जहाँ पर आपको बेसिक मिनिमम नीड्स ही नहीं मिलते, जो अमर्त्य सेन की भी थ्योरी एंड ज्योग्राफी। वीक स्टेट इंस्टीट्यूशन, करप्शन, पुअर गवर्नेंस, है ना, इनफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, वीक लेजिटिमेसी, एनकरेज इंसर्जेंसी एंड सिविल वॉर्स। इंट्रा स्टेट कॉन्फ्लिक्ट में क्या हो जाएगा, कॉज ऑफ इंट्रा स्टेट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू मोर सॉवरेन स्टेट्स में हो जाएगा, जैसे कि boundary disagreements remain one of the most common features between China and India, between Pakistan and India, ठीक है। ये हो गया कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज ओवर द वाटर, मिनरल, ऑयल, जैसे कि इंडस वैली ट्रीटी हो गया, उसमें पाकिस्तान इंडिया का चलता है। इफ यू टॉक अबाउट द मोर रिसोर्सेज, चाइना इज बेसिकली डाइवर्सिफाइंग इट्स रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज, ठीक है। स्कार्सिटी इंटेंसिफाइड, जैसे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का भी ईरान एंड USA एंड ईरान का आप दिस कॉन्फ्लिक्ट देखेंगे, तो उसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कैसे ब्लॉक हो गए, तो उसके बाद इंडिया के ऑयल प्राइसेस कितने हाई हुए, इन्फ्लेशन हुआ, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हुआ, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिली। नेशनलिज्म कैसे क्रिएट होता है, सिक्योरिटी डायलेमा कैसे होता है, ये नया टर्म है सिक्योरिटी डायलेमा। अकॉर्डिंग टू केनेथ वॉल्जर एंड अ रियलिस्टिक स्कॉलर है, एफर्ट्स ऑफ वन स्टेट टू इंक्रीज सिक्योरिटी में बी पर्जर्व्ड एज अ थ्रेट टू अदर्स। अब जैसे कि हम सिक्योरिटी इंक्रीज करें, हमने जैसे कि स्माइलिंग बुद्धा हमने किया था, न्यूक्लियर बेसिकली हमें न्यूक्लियर सोवरेन नेशन बनना था, लेकिन USA ने नॉन प्लोरिफिकेशन ट्रीटी लगा रखी थी, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ, हमने अपने टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना वेपन डेवलप किया, लेकिन वो दूसरों को एज अ थ्रेट लगा, इसलिए इंडिया के पास नो फर्स्ट यूज ऑफ द न्यूक्लियर वेपन की भी पॉलिसी है, ठीक है। आर्म एंड कॉन्फ्लिक्ट हो रहे, पावर एंड जियो पॉलिटिक्स, राइवलरी, जैसे प्रेस्टीज, स्ट्रैटेजिक एडवांटेजेस, प्रेस्टीज USA का हेजेमनी है, चल रहा है अभी डॉलर का, इसलिए सेम डी डॉलराइजेशन की बात हो रही है ऑन द अदर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सेम चाइना वाज आल्सो हेजेमनाइज द वर्ल्ड थ्रू इट्स मिनरल्स एंड रिसोर्सेज, राइट। कॉम्पिटिशन अमंग मेजर पावर एंड एस्केलेटिंग कॉन्फ्लिक्ट, इंटरेस्ट देख लेना आप, एंड द कंक्लूजन लेट सी ऑकर विद इन अ स्टेट, इंट्रा स्टेट में विद इन द स्टेट होता है, ऑकर बिटवीन स्टेट, स्टेट्स का यहाँ पर मतलब कंट्री है, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस में स्टेट्स का मतलब कंट्री ही होता है। विद इन स्टेट मतलब इंडिया में तमिलनाडु एंड कर्नाटका की बात में। इंट्रा स्टेट बिटवीन द पाकिस्तान इंडिया, चाइना इंडिया, USA एंड ईरान, ठीक है। यूक्रेन, इसराइल, हमास, ये वाला चीज़ें होती है। आइडेंटिफाई गवर्नेंस इशूज़, टेरिटोरियल एंड स्ट्रेटेजिकल इशूज़ ही होते हैं जो इंट्रा स्टेट में होते हैं, बेसिकली गवर्नेंस इशूज़ रिलेटेड, इनफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड होता है, सिविल वॉर्स एंड इंसर्जेंसीज होते हैं, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसीज, नेक्स्ट हो गया, वॉर एंड डिप्लोमेटिक डिस्प्यूट्स देखने को मिलते हैं, वॉर्स देखने को मिला इसराइल और रशिया एंड यूक्रेन के बीच में, इसराइल हमास के बीच में, फिलिस्टाइन, राइट। नॉन स्टेट एक्टर इन्वॉल्व रहते हैं, इसमें सोवरेन स्टेट इन्वॉल्व रहती है, देखिए ये कंक्लूजन हो जाएगा। दीज आर द रिलेटेड टू दिस। देखिए यहाँ पर एक और हमारा
एक्सप्लेन आर्म कंट्रोल, डिसआर्मामेंट एंड कलेक्टिव सिक्योरिटी। वही डिसआर्मामेंट, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की कैसे बात होती है, एंड कलेक्टिव सिक्योरिटी। आर्म्स कंट्रोल, डिसआर्मामेंट एंड कलेक्टिव सिक्योरिटी हमारे द इंपॉर्टेंट अप्रोच टू रिड्यूस मिलिट्री थ्रेट एंड प्रमोटिंग ग्लोबल स्टेबिलिटी। ठीक है, इनिस क्लॉड ने कहा था, लीडिंग स्कॉलर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की है, कलेक्टिव सिक्योरिटी रेस्ट ऑन द प्रिंसिपल दैट पीस इज इनविजिबल। ठीक है, इनडिविजिबल। आर्म्स कंट्रोल की बात करते हैं, मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ठीक है, आर्म्स कंट्रोल रिफर्स टू एग्रीमेंट अमंग स्टेट्स टू रेगुलेट, लिमिट एंड मैनेज द प्रोडक्शन, डिप्लॉयमेंट एंड यूज ऑफ वेपन्स। ठीक है, इसलिए इंडिया की पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज ऑफ वेपन। तो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी, सीबीटी ट्रीटी होती है, जो दीज आर द बेसिकली आर्म कंट्रोल्स ट्रीटी। ठीक है, रिड्यूस द रिस्क ऑफ वॉर, प्रिवेंट आर्म रेसेस, प्रोमोट स्ट्रेटेजिकल स्टेबिलिटी। एग्जाम्पल्स है जैसे कि, देखिए एग्जाम्पल बोल दीजिए, स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन टॉक्स साल्ट हो गया, स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी स्टार्ट हो गया, नॉन प्लोरिफिकेशन ट्रीटी एनपीटी हो गया, सीबीटी भी होगा अभी। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स। डिसआर्मामेंट हो गया, टाइप्स ऑफ डिसआर्मामेंट। जनरल डिसआर्मामेंट, जनरल डिसआर्मामेंट में क्या होता है, डिसआर्मामेंट का पहले मतलब देखते हैं, रिफर्स टू रिडक्शन एंड कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ वेपन एंड मिलिट्री कैपेबिलिटीज। तो ये डिसआर्मामेंट हो गए। इसके हो गए ऑल कैटेगरीज ऑफ वेपन हो गए जनरल। न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, न्यूक्लियर बेस्ड एलिमिनेशन न्यूक्लियर बेस्ड वेपन्स। रीजनल डिसआर्मामेंट हो गए, रिडक्शन विद इन स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया, जो बेसिकली गल्फ एरिया में डिसआर्मामेंट की बहुत बात चलती है। ठीक है, इसलिए ईरान को भी बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा काउंटर किया जाता है, बिकॉज दे थॉट ईरान इज मेकिंग न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक है, महात्मा गांधी ने बोला था, द डे पावर ऑफ लव ओवर रूल्स द पावर ऑफ लव ऑफ पावर, द वर्ल्ड विल नो पीस। ठीक है, कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात करें तो मेन प्रिंसिपल है, कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम है इन विच स्टेट्स एग्री टू एक्ट कलेक्टिवली अगेंस्ट एनी स्टेट दैट थ्रेटन पीस। ठीक है, जैसे रशिया पे सैंक्शन लग गए थे। ठीक है, रशिया को आउट कर दिया था, G9 स्टेट्स वाला चल रहा था ना फंडा, G7 से G9 G8 ब्लैक आउट कर दिया थ्रू द रशियन यूक्रेन वॉर। ठीक है, ये सब था। तो इसी में जब कलेक्टिवली यूनाइटेड नेशन ने काम किया और रशिया को ब्लैक आउट कर दिया, तो दीज आर द थिंग्स एसोसिएटेड विद द कलेक्टिव सिक्योरिटी तो मेंटेन द सिक्योरिटी ऑफ जियोपॉलिटिकल। ठीक है, जैसे यूनाइटेड नेशन अर्लियर प्रोमोटेड द लिंग ऑफ नेशन। ठीक है, पहले लिंग ऑफ नेशन कहते थे, नाउ इट इज कॉल्ड यूनाइटेड नेशंस। तो इसमें मेन प्रिंसिपल अटैक ऑन वन स्टेट इज कंसिडर्ड अटैक ऑन ऑल। जैसे नाटो का मोटो है, नाटो लेड बाय द यूएसए एंड वार्सो पैक्ट लेड बाय द रशियन रिपब्लिक। ठीक है, aggressions must be received collectively, security and shared responsibility. International cooperation होता है, future collective response, aggression, maintenance of international peace and security होता है। Woodrow Wilson basically अमेरिका से लिंक्ड है, collective action is sustained for preventing war and preserving international orders। ठीक है, relation among the three concepts, arm control, regulate weapons। ठीक है, disarmament, reduce and elimination of weapon, collective security, prevent the aggression through the collective actions। ठीक है, सिग्निफिकेंस हमने देख लिया है, वही प्रिवेंट करता है मिलिट्री एस्केलेशन, रिड्यूस द रिस्क ऑफ न्यूक्लियर वेपन, प्रोमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड ट्रस्ट, वो प्रमोट करता है पीस, सिक्योरिटी एंड सपोर्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनाइटेड नेशन। कंक्लूजन देख लिया, थिंकर्स और इनिश क्लाउड कलेक्टिव सिक्योरिटी की थ्योरी है, वुड्रो विल्सन की कलेक्टिव इंटरनेशनल एक्शन की बात है, गांधी जी की पीस एंड डिसआर्मामेंट की बात है, हेनरी बुल की आर्म कंट्रोल एंड इंटरनेशनल सोसाइटी की बात चलती है। ठीक है, कोटेशन पढ़ लिए, पीस इज इनडिविजिबल, इनिश क्लाउड ने कहा था, गांधी जी ने लव ऑफ पावर की बात की है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर हमारी एक चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा देखिए वैल्यू एडिशन, मैंने इसमें वैल्यू एडिशन दे दी। तो इसमें जो हमारे बहुत डिफरेंट थिंकर्स है, जैसे कि हेनरी बुल की हमने, जैसे कि आर्म्स कंट्रोल प्रमोट स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी, इनिस क्लाउड की कलेक्टिव सिक्योरिटी थ्योरी, वुड्रो विल्सन, महात्मा गांधी की हो गई, इंपॉर्टेंट ट्रीटीज विद एग्जाम्पल्स, जो कि बेसिकली आप यूज कर सकते हैं एज अ मीन्स ऑफ नेगोशिएशन, रिकन्सिलिएशन, मेडिएशन, आर्बिट्रेशन। राइट, तो ये हो गया हमारा नॉन प्लोरिफिकेशन ट्रीटी एनपीटी 1968 में हुई थी, प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी CTBT। ठीक है, 1991 में प्रोहिबिट न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग, ईरान में भी यही हो रहा है। स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन टॉक, सॉल्ट 1 and 2 की बात है, स्टार्ट ट्रीटी। ठीक है, रिडक्शन ऑफ स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक है, ये हो गए फ्लो डायग्राम, आर्म रेस, आर्म कंट्रोल, डिसआर्मामेंट होता है, कलेक्टिव सिक्योरिटी, इंटरनेशनल पीस प्रमोट करती है। कीवर्ड फॉर, और यहाँ पर हमने एक और डायग्राम देखा था, कौन सा डायग्राम देखा था कि अनमैनेजेबल कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है हमारी वायलेंस में क्रिएट। ठीक है, ठीक है, तो वायलेंस के बाद हमें क्या करना है, वायलेंस और कॉन्फ्लिक्ट के बाद क्या करना है, पीस मेकिंग, तो पीस कीपिंग। ठीक है, उसके बाद लिखना है पीस मेकिंग, उसके बाद लिखना है पीस बिल्डिंग,
और उसके बाद लिखना सस्टेनेबल पीस। तो ये वाला भी डायग्राम भी याद रखना है, ठीक है। ये हो गया कलेक्टिव सिक्योरिटी इंटरनेशनल पीस की बात हो गई। एंड कीवर्ड्स हो गए, ये सारे कीवर्ड्स देखिए मैंने एक साथ डाल दिए, इंपॉर्टेंट कोटेशंस डाल दिए। वन लाइन क्रिटिकल इवैल्यूएशन, रियलिस्टिक क्रिटिकल इवैल्यूएशन देखना है, और आइडियलिस्टिक है तो ये है, और रियलिस्टिक लिए ये है। हाई स्कोरिंग कंक्लूजन्स आप ऐसे रख सकते हैं जैसे कि आर्म कंट्रोल लिमिट वेपन, डिसआर्ममेंट रिड्यूस दैम एंड कलेक्टिव सिक्योरिटी प्रिवेंट दैम देयर यूज, ठीक है। एक एग्जामिनर फेवरेट फार्मूला, जैसे कि आप फेवरेट फार्मूला यूज सकते हैं, लिमिट वेपन, आर्म कंट्रोल, रिडक्शन वेपन, डिसआर्ममेंट, प्रमोट पीस थ्रू कलेक्टिव सिक्योरिटी, ठीक है। 3 लाइन फार्मूला, इजी टू रिमेंबर। तो ये हमने सब देख लिया है। सो ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग क्लास थी। तो इसी से बेसिकली आपके जो MPSC 6 का जो मेरी कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ का जो सिलेबस था वो इसी पूरे के पूरे 10 क्वेश्चंस में मैंने इन्वॉल्व कर दिया है। ये सारे क्वेश्चंस के बस आपको आंसर्स पता हो, थिंकर्स पता हो, कोटेशंस, कीवर्ड्स एंड एग्जाम्पल्स पता हो, यू जस्ट गुड टू गो फॉर द एग्जाम्स। क्योंकि एग्जाम्स में मोर और लेस इनडायरेक्टली यहीं से क्वेश्चंस को घुमा फिरा के आएंगे। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, पीस मैनेजमेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के सेम ही आंसर्स है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड वायलेंस रेजोल्यूशन का सेम आंसर है। टाइप ऑफ वायलेंस, टाइप ऑफ पीस, नेगेटिव पॉजिटिव पीस, वायलेंस में फिजिकल, स्ट्रक्चर, कल्चरल, वी ऑल्सो टॉक अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट, है ना। कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात की, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द थिंकर्स, गाल्तोंग, बोर्टन, ठीक है, डार्क, क्लाउड, महात्मा गांधी, these are the links with the very important thinkers. So basically in this class we already talk about the 360 degree of the answer writing aptitude, well structured answer लिखा हमने सब बात कर ली। तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव क्लास थी, बहुत ही मज़ा आया पढ़ाने में। आई होप आप लोगों को मज़ा आया पढ़ने में। तो ये आपका एग्ज़ाम है 27th को, आई गेस 27 जून को आपका एग्ज़ाम है। जस्ट गो फॉर इट एंड गेट अ हायर मार्क्स। Thank you everyone for watching this session and stay tuned for our next classes. Thank you everyone.